नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मसूद अजहर समेत 4 आतंकियों की गिरफ्तारी का आदेश। पठानकोट मामले में एनआईए अदालत ने जारी किया वारंट। विपक्ष ने उठाए केंद्र की नीतियों पर सवाल। श्रीनगर एनआईटी में लगातार 8वें दिन तनाव। छात्रों ने फिर निकाला मार्च। उप मुख्यमंत्री ने कहा, संस्थानों में नहीं होना चाहिए राजनीतिक दखल। चुनावों से पहले बीजेपी ने बदले 5 राज्यों के पार्टी अध्यक्ष। कर्नाटक में येदियुरप्पा और यूपी में केशव मौर्य समेत नए चेहरों को जिम्मेदारी। दागी नेताओं पर उठे सवाल। शनि शिंगणापुर में टूटी 400 साल पुरानी परंपरा। महिलाओं ने चढ़ाया शनि प्रतिमा पर जल। भूमाता ब्रिगेड ने बताया महिला शक्ति की जीत। सूखे और गर्मी की चपेट में 9 से ज्यादा राज्य। तेलंगाना और आंध्र में लू से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने कहा, अस्थायी समाधान पर काम कर रही है सरकार। और आइए देखते हैं पहली खबर। एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पठानकोट हमले के सिलसिले में यह कार्रवाई हुई है। उधर विपक्ष ने पाकिस्तान नीति पर सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद एनआईए कोर्ट ने पठानकोट हमले में 4 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इसमें जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है। जैश ए मोहम्मद को ही इस हमले का सूत्रधार माना जाता है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान पर भी गहरी आपत्ति जताई। इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध में कोई गड़बड़ी हो। इसलिए सोच समझ करके कहना चाहिए। और हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको क्लैरिफिकेशन दिया है। जहाँ रेसिप्रोसिटी का बात किया है, उसको लेकर के जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है वो सही है। गुरुवार को अब्दुल बासित ने इससे इनकार किया था कि पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए के पाकिस्तान जाने पर सहमति बनी थी। उन्होंने दोनों देशों के बीच वार्ता प्रक्रिया स्थगित होने की घोषणा भी की थी। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूपीए के दौरान पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफलता मिली थी, लेकिन एनडीए सरकार ने इस फायदे को गंवा दिया। मोदी जी की जो फ्लिप फ्लॉप या ढुलमुल पाक नीति है, उसके चलते उन्होंने पाकिस्तान को भारत पाक वार्तालाप का एजेंडा निर्धारित करने की इजाजत दे दी है। वहीं अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत कर तनाव घटाने की नसीहत दी है। अमेरिका ने कहा कि दोनों देश सहयोग के जरिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शशांक जी। शशांक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा, जिस तरीके से ऐसा लगा था कि पठानकोट में जब पाकिस्तान की ओर से जांच दल आया था और भारत की ओर से जांच दल पाकिस्तान भेजने की बात हुई थी कि शायद हम मिलकर अब 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन पिछले 24 घंटों में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के राजदूत के बयान के बाद क्या लगता है कि सब कुछ ठिठक गया है, ठहर गया है, या फिर जो कुछ हो रहा था वो महज दिखावा था? मैं दिखावा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण पहल की गई थी कि जिससे एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, क्योंकि देखिए अगर आपके यहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, आतंकवाद की घटना होती है, और अगर आपके अपने यहाँ के कोई लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। या अगर आप पाकिस्तानी या कोई बाहर के मुल्क का कोई आदमी यहाँ पर करता है इस तरह का आतंकवाद की घटना, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, जैसे अब्दुल कसाब के साथ में हुआ था। लेकिन अगर वो बाहर से लोग आके गए हैं, उनको जो मार दिया गया है या वापस चले गए हैं, तो ऐसे में जो है दूसरी सरकार के साथ में मिलजुल कर ही काम करना पड़ता है। और लीगल और ज्यूरिडिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें, चाहे लीगल असिस्टेंस के लिए हो, चाहे लेटर्स रोगेटरी हो, चाहे एक्स्ट्राडिशन हो, इस तरह की चीजों के सवाल उठते हैं।
उसमें दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट होना और दोनों देशों के बीच में एक तरीके से वार्तालाप कंटिन्यूसली होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो ये पहल की गई थी, ये दोनों तरफ के लीगल और ज्यूरिडिकल प्रोसेसेस को साथ में लेकर चलने की बात बढ़ सकती थी। लेकिन इसमें दूसरा कदम आवश्यक था कि जो पाकिस्तान भी भारत की एक जो है टीम को अलाउ करे, ताकि जो सवाल उठ रहे हैं भारत के मन में वो पाकिस्तान में जाके हमारी टीम से थोड़ा बहुत उसको सहूलियत मिल सकती थी। अब पाकिस्तान का अगर ये कहना है कि सब चीजें अभी बात पहले विजिट में ही सब कुछ उनको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए था और एक एक आदमी से उनकी बात करा देनी चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि आर्टिफिशियल उनकी डिमांड वो रेज कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें पहले पाकिस्तान का डेलीगेशन आया है, उसके बाद में भारत की तरफ से कोई जाते हैं, तो धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि उसको जो है मौका मिलना चाहिए प्रोसेस को आगे जाने के लिए, ताकि दोनों तरफ से लीगल तरीके से इस मसले को हल किया जा सके। लेकिन शशांक जी, जो बासित साहब कह रहे हैं कि दोनों के भारत की जो टीम है पाकिस्तान में जाने की, उसकी कोई सहमति नहीं बनी थी, पाकिस्तान ने कोई अप्रूवल नहीं दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरीके से जो बातचीत है यानी शांति वार्ता वो स्थगित मानी जाए। क्या अचानक ये सब कुछ दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण आप देखते हैं? पीछे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर उनके प्रधानमंत्री ने पहले इस तरह की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में आगे बढ़ाने की बात की थी, तो ये मेरे ख्याल से ऐसा देखा गया था कि शायद सरकार के जितने भी वहाँ के तंत्र हैं सब जुड़े हुए हैं इसके साथ में और मानते हैं इस बात को कि आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब उसमें क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों के बीच में कोई नई घटनाएं ऐसी हुई हैं या पाकिस्तान में इस तरह की पूरे तरह की कंसेप्शंस नहीं बन पाई है कि वहाँ के आर्मी और आईएसआई जो है या तो आतंकवादियों को पूरे तरीके से नकेल नहीं कस पा रही है उनके ऊपर, या अभी करना नहीं चाह रही है उनके ऊपर कंट्रोल। तो जो भी मसला है वो हो सकता है। दूसरा ये भी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ गया है बाहर से। एक तो ये कि उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ वो पनामा पेपर्स इनको कहते हैं वो निकला है। दूसरा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन में पाकिस्तान की तरफ जो माना गया है कि वो काफी खतरे की बात हो सकती है वहां पे कि इस्लामिक स्टेट के या आतंकवादियों के हाथ में पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स पहुंच सकते हैं। तो एक प्रकार से हो सकता है कि ये सब जो और मसले पीछे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि भारत के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है अभी। लेकिन भारत की ओर शशांक जी, जो भारत ने एक कदम उठाया था, यानी कि जो मैं कहूँ कि ऑपरेशनल एक बेस है पठानकोट, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम का जाना, इसको लेकर विपक्षी दल और राजनीतिक दलों ने काफ़ी आलोचना भी की थी और आशंका व्यक्त की थी कि अगर इसमें सब कुछ ठीक नहीं रहा तो एक बड़ी चूक होगी। क्या अब ऐसा लगता है कि विदेश नीति के मसले पर ये कदम आप कैसे देखते हैं? क्या एक चूक के तौर पर, या फिर भारत के इस प्रयास का कहीं कोई असर, या फिर आगे कोई इसका रिजल्ट आप देखते हैं? मेरा मानना यह है कि विदेश नीति के मामले में जो कदम उठाए जाते हैं उनमें देखने की बातें होते हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ में या विश्व के जो अपने इंटरनेशनल ट्रेडिशंस व कस्टम्स हैं, जो रूल्स हैं, लॉज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनके सबको ध्यान में रखते हुए आगे कदम उठाए जाते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपने देश में उसको आगे बढ़ते हुए जो हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें किसी तरीके से रोक टोक ना आ पाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तब विदेश की नीति के बारे में कदम उठाए जाते हैं। ये कहना कि खाली चूंकि ये हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया जारी रहती है हर बार, तो सरकारें इसीलिए कदम उठा रही हैं ताकि चुनावों के दौरान उनको ज्यादा उसके लिए पॉजिटिव वो वहाँ पे क्लाइमेट बन जाए। मैं कहूंगा कि वो एक तरफा व्यू है, उसको पूरे तरीके से नहीं मानना चाहिए। हमको ये मान के चलना चाहिए कि जो भी सरकार हो वो उसको सबसे पहला कर्तव्य उसका रहता है कि अपने देश के इस कदम के नतीजे मिल सकते थे और इसी उम्मीद के साथ सरकार ने इन कदमों को उठाया था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। Another low for the India-Pak peace process. Suspended, says Pakistan's High Commissioner in India. What led to this setback? And why? Watch The Big Picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha Television.
और अब बात चुनाव की। प्रधानमंत्री ने असम की जनता से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार न बनाने की अपील की है। उन्होंने आज राज्य के राहा, रग्या, सरभोग और गुवाहाटी में रैलियां की और बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की बात कही। असम में दूसरे दौर का प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार से पिछले 15 साल का हिसाब मांगा। उन्होंने राज्य सरकार पर रिमोट कंट्रोल से चलने का आरोप लगाया और कहा कि देश इसका खामियाजा भुगत चुका है। अगर असम में गलती से भी अस्थिर सरकार बनी तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें। ये बैकसीट ड्राइव से असम को बर्बाद होने देना है क्या? ये किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत देना मेरे भाइयों बहनों। असम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना। प्रधानमंत्री ने तरुण गोगोई सरकार पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि असम के 2 स्वायत्त परिषद के लिए पैकेज देकर रकम भी जारी की गई है, लेकिन राज्य सरकार न तो योजना बना पाई और न ही खर्च का हिसाब दे पाई। पैसे पड़े हैं, खर्च करने के लिए उनकी तैयारी नहीं है। अगर ऐसी सरकार रही तो पैसे रहते हुए क्या भला होगा गरीबों का भाइयों। और इसलिए जो सरकार उदासीन है उन पर भरोसे से नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री ने शारदा चिटफंड घोटाले की बात भी की और कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ऐसे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ही शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज असम में चुनावी रैली में पनामा पेपर लीक्स मामले और महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने राज्य में फिर से कांग्रेस सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को रोजगार देने और गरीबों को मुफ्त इलाज का वादा किया। असम में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कई रैलियां की। कमालपुर में उन्होंने काले धन और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने केंद्र पर कथनी और करनी में फर्क होने का आरोप लगाया। प्याज, आलू, सब्जी सब कुछ महंगी हो गई, मगर नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषण में अब दाम की बात नहीं करेंगे, अब प्राइसेस की बात नहीं करेंगे। पैसा पड़ा हुआ है, मगर नरेंद्र मोदी जी उसका 1 रुपया दाम कम करने में नहीं डाल रहे हैं। राहुल ने वादा किया कि पार्टी फिर सत्ता में आई तो 10 लाख नौकरियां और गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। 10 लाख युवाओं को हम यहाँ रोजगार दिलवाएंगे। जो भी सरकारी पोस्ट खाली है उन सबको कांग्रेस पार्टी भरेगी, पूरा भरेगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि 15 साल में कांग्रेस के शासन में असम का काफी विकास हुआ है। इसकी बड़ी वजह शांति का माहौल है। असम में दूसरे दौर में 11 अप्रैल को 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम का तमिलनाडु दौरा पूरा हो गया है। आयोग ने AIADMK, DMK, DMDK, PMK, बीजेपी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। DMK ने जहां चुनाव प्रचार की समय सीमा को 48 घंटे पहले के बजाय 24 घंटे पहले तक जारी रखने की मांग की, तो वहीं DMK और CPI ने धन के इस्तेमाल को लेकर कई सुझाव सामने रखे। There would be model polling stations, there would be all women polling stations, there would be separate polling stations for persons with disabilities. This time the important feature is that the polling stations would be in particular accessible polling stations, and there would be some additional facilities for our persons with disabilities. बीजेपी ने 5 राज्यों में पार्टी अध्यक्षों को बदल दिया है। माना जा रहा है कि यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। कर्नाटक में कमान पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को दी गई है। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से हैं और राज्य में इस समुदाय की तादाद अच्छी खासी है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी ने के लक्ष्मण को पार्टी मजबूत करने की जिम्मेदारी है।
उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है। मौर्य पिछड़े समुदाय से आते हैं और फूलपुर से सांसद भी हैं। पंजाब में दलित समुदाय से आने वाले विजय सांपला को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांपला केंद्र में मंत्री भी हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सदस्य तापेर गांव को अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले वो बीजेपी महासचिव भी बनाए गए थे। उधर कांग्रेस ने बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक में कमान देने पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हमेशा भ्रष्टाचार से समझौता किया है। बीजेपी has been compromising with the corruption. So Mr. Yediyurappa, why he was resigned? He was resigned because of corruption. संसद का अगला सत्र 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसके 13 मई तक चलने की उम्मीद है। इसी अवधि में बजट सत्र के दूसरे भाग को चलना था, लेकिन उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन के बाद वित्तीय संकट से निपटने के लिए अध्यादेश लाया जाना जरूरी था, जिसकी वजह से बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया गया था। बजट सत्र के पहले हिस्से में सरकार ने कुछ अहम बिल पास कराए थे और इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि अगले सत्र में भी वो जीएसटी समेत कई जरूरी विधेयकों को पास करा सकेगी। श्रीनगर एनआईटी में एक हफ्ते से जारी तनाव कायम है और दूसरे राज्यों के छात्रों और परिजनों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। राज्य सरकार ने छात्रों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है, तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। श्रीनगर एनआईटी में लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरी छात्रों ने प्रदर्शन किया। वो एनआईटी को कश्मीर से बाहर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीरी छात्रों ने आंदोलन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उन्होंने एचआरडी मंत्रालय की टीम को ज्ञापन देकर गैर कश्मीरी छात्रों की मांगों का विरोध किया है। श्रीनगर एनआईटी में गैर कश्मीरी छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध जारी है। छात्रों के परिजनों ने जम्मू और जयपुर में अपने बच्चों की सुरक्षा और दूसरे एनआईटी में शिफ्ट करने की मांग की। हमें ये डर लगता है हमारे बच्चों से कहीं कुछ और न हो जाए जो हम बर्दाश्त न कर पाए, इसलिए हम चाहते हैं हमारे बच्चों को सही सुरक्षा, जो भी ठीक ठाक सब कुछ करें। बच्चों को पहले सुरक्षा मुहैया कराई जाए और बच्चों को होम एनआईटी में भिजवाया जाए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने श्रीनगर एनआईटी में राजनीतिक दखल के आरोपों को खारिज किया है। साथ ही उन्होंने छात्रों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया। जो शैक्षणिक जो उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसकी तरफ एचआरडी पूरा ध्यान दे रही है और उनकी टीम वहां पर बैठी हुई है। यहाँ तक तो उनकी सुरक्षा की बात है, जो बाहर से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में, वो हमारी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। Now, as far as NIT is concerned, we have been given to understand by the state government that it would take to task all those who've been responsible for having caused violence against students, which we believe was unwarranted. An inquiry, I believe, has been instituted, and they would submit the report and fix the responsibility. जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और एक सदस्यीय जांच कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। 31 मार्च को भारत वेस्टइंडीज के मैच के बाद श्रीनगर एनआईटी में कश्मीर और दूसरे राज्य के छात्रों के बीच झड़प हो गई थी। मंगलवार को विरोध कर रहे गैर कश्मीरी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धार्मिक स्थलों पर पूजा के अधिकार की लड़ाई लड़ रही महिलाओं को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। अदालत के आदेश के बाद शनि शिंगणापुर ट्रस्ट ने महिलाओं को पूजा की इजाज़त दे दी है। भूमाता ब्रिगेड ने इसे महिला शक्ति की जीत बताया है। बीते साल 28 नवंबर से शुरू हुआ विवाद आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच गया। शनि शिंगणापुर मंदिर के 400 साल के इतिहास में पहली बार महिलाओं को आधिकारिक तौर पर शनि प्रतिमा की पूजा करने की इजाजत मिल गई। बहुत सम्मान पूर्वक जो है वो आज शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने दर्शन लिया हुआ है। पुरुष और महिला आज सम्मान पूर्वक वहाँ पे दर्शन ले रहे हैं। तो हमारी यही मांग थी कि भगवान के मंदिर में जो भेदभाव नहीं करना चाहिए था, आज आप देख रहे हैं कि बहुत दूर से लोग आते हैं, उनको जो है उनका हक नहीं मिलता है। तो पुरुष और महिला दोनों को जो है वो वहाँ पे समानता मिलनी चाहिए। इससे पहले चबूतरे पर पूजा पर लगी रोक के बावजूद शुक्रवार को बड़ी संख्या में पुरुष श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और उन्होंने चबूतरे पर जल भी चढ़ाया। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने
सभी को पूजा की मंजूरी दे दी। आज पाड़व के दिन में ये लोगों ने पानी ऊपर डाल दिया तो पुरुष ऊपर गए तब तक स्त्री ऊपर जा सकती है। ये बारे में हाई कोर्ट का निकाल के बारे में हम समिति ने ऐसा निर्णय किया कि सबको मंदिर खुला कर दे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले का स्वागत किया है। आम्हाला जर 21व्या शतकामध्ये प्रगती करायची असेल तर अशा प्रकारचे भेदभाव हे संपवावे लागतील आणि ते समाजाने संपवावे लागतील। कायद्याने तर ते संपतील, पण कायद्यापेक्षा जोपर्यंत ते मनातनं निघत नाही ते मनातनं काढावे लागतील आणि ते काढावे अशा प्रकारची माझी सगळ्यांना सूचना आहे। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक महिलाएं शनि देव की मूर्ति को ना तो छू सकती हैं और ना ही तेल चढ़ा सकती हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले साल एक महिला शनि चबूतरे पर पहुंच गई, जिसके बाद ट्रस्ट ने मंदिर का शुद्धिकरण कराया। इस मामले को एक तरफ भूमाता ब्रिगेड ने उठाया, वहीं हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। 1 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थलों पर जाना महिलाओं का अधिकार है और सरकार को इसकी रक्षा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य सूखे और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों के बावजूद लातूर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस पानी बांट रही है। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार सूखे से निपटने के लिए स्थायी समाधान पर काम कर रही है और खेतों तक पानी लाने के लिए योजना बना रही है। सूखा पीड़ित महाराष्ट्र में पानी ने लोगों के दिन का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। लातूर में लोग रात भर पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं और जो भी साधन मिलता है उससे पानी लाने में जुट जाते हैं। कोई हाथ का ठेला तो कोई ऑटो में बर्तन रखकर पानी की तलाश में निकल पड़ता है। नींद आ रही फिर भी यहाँ पे काम करके पानी के लिए आना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही काम के लिए और पानी मिल नहीं रहा है पीने के लिए। देखिए 7 बजे आए, 2 बजे नंबर आया है, अभी घर जाना है, कब आराम करना और कब उठना और कब काम पे जाना और कब पकाना करना। बहुत परेशानी हो रही काम। लातूर और परभणी में पानी वाली जगहों पर धारा 144 लागू है। वहीं जलाशयों की सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। टैंकर के जरिए पानी बांटने वाले कर्मचारियों का कहना है कि धारा 144 लगने से उनके साथ झड़प के मामले कम हुए हैं। पॉइंट बना के दिए हुए हमको, उसका एक बुक है, हम उस हिसाब से वो पॉइंट पे भिजा देते सर। नहीं कोई भी लफड़ा नहीं, बहुत आराम से सब काम अच्छा अपने टाइम पे हो रहा है। टैंकर भी बराबर टाइम पे पहुंच रहे हैं, किसी की शिकायत भी नहीं हमको। धार्मिक नगरी नासिक में देश भर से आने वाले श्रद्धालु भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। रामकुंड में नाम मात्र का पानी बचा है। पवित्र स्नान की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु यहाँ की हालत देखकर काफी निराश हैं। लेकिन यहाँ पर देख करके बहुत दुखी हुए और हमने सोचा था स्नान करेंगे, यहाँ स्नान करने की कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में तो पुलिस वालों को पानी बांटने में लगाया गया है। थाने के बोरवेल के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। 9 बजे से 9:30 से 12 बजे तक सुबह और 6 से 8 शाम को ड्यूटी लगी है पुलिस वालों की, जो भी लड़ाई वगैरह ना हो, इसलिए हम बर्तन रखा देते हैं और सबको बाहर कर देते हैं और पानी हमारे पुलिस वाले भर देते हैं, फिर वो अपने बर्तन उठा ले जाते हैं। वहीं छतरपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। महिलाएं कई किलोमीटर चलकर जंगल से पानी ढोकर लाने को मजबूर हैं। लोगों का पूरा दिन पानी जुटाने में निकल जाता है। देश के 9 से ज्यादा राज्य भीषण सूखे और पानी की कमी से गुजर रहे हैं। गर्मी के मौसम में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य और दक्षिण भारत में गर्मी से बुरा हाल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 100 से अधिक लोगों की अब तक लू लगने से जान जा चुकी है। कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। झुलसा देने वाली गर्मी, 40 डिग्री से अधिक तापमान। मध्य और दक्षिण भारत में मौसम के इस हाल ने कई जिंदगी खत्म कर दी हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौत का आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच गया है। आंध्र के कडप्पा और प्रकाशम और तेलंगाना के मेडक और वारंगल जिले में लू का असर सबसे ज्यादा है। We are unable to take our children to the school even. People are feared to come out from the homes. And more of the people are dehydrated and going to die. मौसम विभाग की माने तो फिलहाल इस गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर नहीं निकलने का सुझाव दिया गया है। आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर लोगों को तरल पदार्थ भी दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक सभी स्कूल बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं ओडिशा के तटीय इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। उधर पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पिछले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।